प्यारे दोस्तों, परीक्षा मंथन के ऑनलाइन एकेडमी में मैं प्रशांत राय निबंध की पाठशाला में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो निबंध का विषय है वह बेहद महत्वपूर्ण है, शिक्षा एवं नैतिक मूल्य। आप जानते हैं कि शिक्षा अगर दी जाए और नैतिक मूल्यों से अगर वह शिक्षाहीन हो तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, यह एक स्टेटमेंट द्वारा हम समझ सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, इस व्यक्ति को शायद आप पहचान भी रहे होंगे और नहीं भी पहचान रहे होंगे। यह अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति हैं, थियोडोर रूजवेल्ट का नाम आपने सुना होगा। इनका स्टेटमेंट है शिक्षा के ऊपर। ये कहते हैं, एक व्यक्ति के मस्तिष्क को शिक्षित कर देना किंतु उसके अंदर नैतिक शिक्षा का समावेश न करना समाज के लिए एक संकट को आमंत्रण देना है। ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को शिक्षित कर दिया जाए, उसके मस्तिष्क को शिक्षित कर दिया जाए, किंतु उसके अंदर नैतिक शिक्षा अगर न दी जाए तो वह समाज के अंदर और समाज के लिए वह एक संकट उत्पन्न करता है। और यह संकट कैसा होता है हम निबंध में आगे देखेंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता इतनी जरूरी क्यों है उसे हम देखेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले हम इस निबंध की भूमिका की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि निबंध की भूमिका क्या और कैसे लिखी गई है। तो दोस्तों, इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। दोस्तों, यह जो निबंध की भूमिका की जो शुरुआत की गई है, यह एक प्रश्नवाचक शब्द से की गई है, एक प्रश्न से की गई है कि क्या नैतिकता विहीन शिक्षा या जो भी शिक्षा हमें दी जा रही है समाज में, चाहे वो हमें प्राप्त हुई है या जो हम दे रहे हैं या जो हम प्राप्त कर रहे हैं, क्या वह शिक्षा अब के उद्देश्यों पर खरी उतर रही है, उसी से संबंधित यह एक तर्कपूर्ण प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू हुआ है। तो इसे हम देख रहे हैं, इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे कि मनुष्य जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त करता जा रहा है वैसे वैसे शिक्षा का अवमूल्यन होता जा रहा है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ विरोधाभासी बातें कही गई हैं कि एक तरफ मनुष्य शिक्षा प्राप्त करता जा रहा है और शिक्षा का अवमूल्यन होता जा रहा है। आखिर यह है क्या? आखिर यह समस्या क्यों है और इस समस्या का समाधान क्या है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे इस निबंध के द्वारा। आप देख रहे हैं कि हम शिक्षित हो रहे हैं लेकिन शिक्षा का अवमूल्यन भी हो रहा है। तो दोस्तों, अगर हम शिक्षित हो रहे हैं तो फिर यह अवमूल्यन क्यों और कैसे? आगे देखिए, यह निर्विवाद सत्य है कि आज जितने लोग शिक्षित हैं उतने कभी नहीं थे। अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि आज पूरा विश्व हम कहें, भारत की ही बात करें या एक परिवार की ही बात करें, तो यह निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि आज जितने लोग शिक्षित हैं उतना पहले कभी नहीं थे। पहले वर्ग विशेष तक शिक्षा सीमित थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वह प्रत्येक वर्ग तक शिक्षा की पहुंच है या प्रत्येक वर्ग की पहुंच शिक्षा तक है। तो दोस्तों, अगर आज कहा जाए कि आज जितने लोग शिक्षित हैं क्या पहले कभी रहे थे, तो आप सीधी सी कहेंगे कि नहीं, आज शिक्षा का स्तर अधिक है। शिक्षा लेने देने के जितने उपकरण आज उपलब्ध हैं, शिक्षा के क्षेत्र जितना व्यापक है और जितने प्रकार की शिक्षा आज उपलब्ध है पहले कभी नहीं थी। यहाँ 3 और प्रश्न भी किए गए हैं कि शिक्षा लेने देने के जितने उपकरण आज उपलब्ध हैं, जैसे आप कहीं और हैं, हम कहीं और हैं, इसके बावजूद आप अपने हैंडसेट में आप हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, आज जितने सारे शिक्षा लेने देने के उपकरण आज मौजूद हैं, क्या आज से 20 वर्ष पहले थे? तो आपका खुद का आंसर होगा कि नहीं। तो दोस्तों, आज शिक्षा के लेने देने के जो उपकरण हैं जिससे हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो उसका विस्तार, उसका दायरा बढ़ा है। शिक्षा का क्षेत्र जितना व्यापक है, आज शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा का क्षेत्र भी आज व्यापक हो गया है। पहले कोई भी कौशल था तो हम पहले घर पे सीखते थे चाहे, लेकिन आज क्या है, हम उसे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। मार्केटिंग पहले हम सामान्य रूप से सीखते थे लेकिन आज हम उसे पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर आज हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, क्या है, शिक्षा का क्षेत्र आज बहुत व्यापक है, पहले इतना व्यापक नहीं था। शिक्षा के प्रकार आज जितने उपलब्ध हैं, प्रत्येक प्रकार की शिक्षा आज उपलब्ध है। कोई भी कार्य आपको सीखना है उसके लिए आज शिक्षा दी जा रही है। तो दोस्तों, आज जितने शिक्षा के प्रकार हैं इससे पहले उतने कभी नहीं थे।
स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितना शिक्षा का स्तर है, यानी सबसे अधिक लोग आज शिक्षित हैं, शिक्षा लेने देने के दायरे भी अधिक हैं। दोस्तों, शिक्षा का क्षेत्र भी व्यापक हुआ है और शिक्षा के प्रकार भी बढ़े हैं, इसके बावजूद शिक्षा का अवमूल्यन हुआ है। दोस्तों, आगे देखा जाए तो शिक्षा का मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों स्तरों पर विस्तार हुआ है। शिक्षा के मात्रात्मक और गुणात्मक मात्रा में भी और शिक्षा के गुणों में भी दोनों स्तरों पर आज वर्तमान में विस्तार हुआ है। पर क्या मनुष्य और समाज को उसी अनुपात में सकारात्मक लाभ हुआ है? लेकिन प्रश्न दोस्तों यह है कि जितना मात्रात्मक और गुणात्मक शिक्षा का विस्तार हुआ है, क्या मनुष्य और समाज को उसी अनुपात में सकारात्मक लाभ भी हुआ है? इसका अब आप असमंजस में पड़ जाएंगे, आप हाँ कहें या ना कहें। लेकिन दोस्तों, आप हाँ कहते हुए भी हिचकेंगे और ना कहते हुए भी हिचकेंगे यदि आप नहीं कहते हैं तो यह संपूर्ण मानवता एवं भावी भविष्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप कहते हैं कि उसी अनुपात में सकारात्मक लाभ नहीं हुआ है तो यह संपूर्ण मानवता के लिए और भावी भविष्य के लिए भी यह दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, तो यह हमारी भूमिका थी जो एक प्रश्न से शुरू हुई थी और एक विरोधाभासी शब्दों को लेकर शुरू हुई थी। यह भूमिका की शुरुआत थी इस निबंध की, क्योंकि निबंध का विषय ही आप देख रहे हैं कि शिक्षा एवं नैतिक मूल्य है। तो दोस्तों, भूमिका में हमें नैतिक मूल्य भी हमें देखना था और शिक्षा तो देखना ही था। तो दोस्तों, यह सकारात्मक लाभ जो है यह नैतिक मूल्यों की तरफ इशारा कर रहा है। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, मुख्य भाग की तरफ हम उतर रहे हैं निबंध के और देखते हैं आगे कैसे लिखा गया है। दोस्तों, जीवन का धारक मनुष्य जीवन का उपभोक्ता और अनिवार्यतः एक सामाजिक प्राणी होता है। दोस्तों, जीवन का जो धारक है यानी जो मनुष्य है, यही जीवन को धारण किया हुआ है। अन्य प्राणियों की हम बात नहीं कर रहे हैं, सारे प्राणी जीवन धारण करते हैं, लेकिन हम यहाँ सीधे सीधे मनुष्य की बात कर रहे हैं कि जीवन का जो धारक है, जो मनुष्य, यह जीवन का उपभोक्ता भी है। हम जिस जीवन को धारण करते हैं, जीवन को हम भोगते भी हैं। यही कारण है कि हम जीवन के उपभोक्ता भी हैं और यही कारण है कि हम अनिवार्यतः एक सामाजिक प्राणी भी हैं और इस प्रकार से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसीलिए मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन सामाजिक जीवन से अभिन्न रूप में जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि मनुष्य का जो जीवन है वह सामाजिक जीवन से, जो व्यक्तिगत जीवन है, जो निजी जीवन है, यह सामाजिक जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। हम व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक जीवन से अलग करके नहीं देख सकते हैं। हमारा जो व्यक्तिगत अधिकार होता है वह कहीं ना कहीं समाज द्वारा ही हमें प्रदान किया गया होता है और यही कारण है कि हम व्यक्तिगत जीवन को सामाजिक जीवन से जोड़कर ही देखते हैं। इस प्रकार व्यक्ति और समाज को सार्थक, सकारात्मक और सृजनात्मक बनाने के लिए जीवन से जुड़े मूल्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति और समाज दोनों को सार्थक, सकारात्मक और सृजनात्मक बनाने के लिए जीवन से जो जुड़े मूल्य होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी। किस लिए? तो जीवन को सार्थक, सकारात्मक और सृजनात्मक बनाने के लिए। इसमें व्यक्ति, समाज तथा उस व्यवस्था की निर्णायक भूमिका होती है जो व्यक्ति और समाज के जीवन को संचालित, शासित करती है। यहाँ अब एक और व्यवस्था जुड़ रही है, वह उस व्यवस्था यानी कौन सी? जो हमारी शासन व्यवस्था है। तो इसमें व्यक्ति, समाज के साथ साथ उस व्यवस्था की भी निर्णायक भूमिका होती है जो व्यक्ति समाज के जीवन को संचालित और शासित करती है। दोस्तों, जो शासन व्यवस्था है, जो सत्ता से जो हमें प्राप्त हुआ है, यह समाज को भी और मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन को भी संचालित करती है और शासित भी करती है। आप कोई गलत कार्य करेंगे तो वह शासित करेगी कि आप गलत कार्य न करें। हमारे जीवन को संचालित भी कर रही है, वह बहुत कुछ निर्धारित करती है कि हम क्या और कैसे करें। तो दोस्तों, उस व्यवस्था से हम संविधान भी कह सकते हैं, यानी हमारा जो समाज है, जो हमारा सिस्टम है, वो संविधान से चलता है
वह सत्ता से भी हम इसे लगा सकते हैं कि सत्ता उसे संचालित करती है, उसे शासित करती है। तो दोस्तों इस प्रकार से वह व्यवस्था भी इसमें शामिल होती है जो हमारे जीवन के मूल्यों को शासित करती है और संचालित करती है। दोस्तों व्यवस्था जीवन मूल्यों को लगातार प्रभावित करती है। जो व्यवस्था होती है, जो संविधान या जो शासन सत्ता होती है, वह लगातार जीवन मूल्यों को प्रभावित करने का कार्य करती है और अपने हित में ऐसे वातावरण निर्मित करती है जिससे वह मूल्यों के द्वारा अपने हित का पोषण कर सके। और जो शासन व्यवस्था होती है, जो संविधान होता है दोस्तों, यह ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो अपने मूल्यों का पोषण कर सके, अपने मूल्यों का हित का पोषण कर सके। दोस्तों ध्यान दीजिए, जो संविधान में जो वर्णित कर्तव्य और अधिकार हैं वह संविधान के मूल्य हैं और संविधान उसके माध्यम से हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को शासित और संचालित करती है। यानी यहाँ व्यक्ति, समाज और वह व्यवस्था जिसमें हमारा जीवन संचालित और शासित होता है, सब कुछ इसमें शामिल है और यह हमारे नैतिक मूल्यों और जीवन मूल्यों को प्रभावित करती है। आगे शिक्षा अंततः मनुष्य और समाज के लिए है। बात दोस्तों यह है कि शिक्षा जो है वह है किसके लिए? तो सीधी सी बात है कि शिक्षा मनुष्य और समाज के लिए है। शिक्षा व्यक्तिगत रूप से एक मनुष्य पाता है और उससे वह समाज को लाभ देता है और समाज से लाभ प्राप्त करता है और इस तरह से शिक्षा मनुष्य और समाज के लिए है। किंतु सच तो यह है कि जो जो शिक्षा का मूल्य बढ़ता जा रहा है, जीवन के मूल्य कम होते जा रहे हैं। दोस्तों जो भूमिका में जो विरोधाभासी जो शुरुआत की गई थी वह विरोधाभास यहाँ भी दिखाई दे रहा है और यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि जो जो शिक्षा का मूल्य बढ़ता जा रहा है, जीवन के मूल्य कम होते जा रहे हैं। शिक्षा का तो मूल्य आज बढ़ रहा है लेकिन जीवन के मूल्य घट रहे हैं। आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देख रहे हैं कि इतनी विसंगतियां जो पैदा हुई हैं वह जीवन मूल्य के कम होने के कारण ही या उसके ह्रास होने के कारण ही हुए हैं और उन्हें समृद्ध करने में शिक्षा की भूमिका कम होती जा रही है और जीवन मूल्यों को समृद्ध करने वाली जो शिक्षा है उसकी भूमिका इसमें कम होती जा रही है। इन जीवन मूल्यों में नैतिक मूल्य सर्वोपरि है। जितने जीवन के मूल्य होते हैं, इन सारे मूल्यों में जो नैतिक मूल्य होते हैं वो सर्वोपरि हैं। कारण क्या है? क्योंकि ये मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो मनुष्य के नैतिक मूल्य होते हैं वो मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और बताते हैं कि मनुष्य कैसा है, मनुष्य का व्यक्तित्व और चरित्र कैसा है, वो मनुष्य के नैतिक मूल्य बता देते हैं। यही कारण है कि जीवन मूल्यों में सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं वह नैतिक मूल्य होते हैं मनुष्य के। यदि शिक्षा को मूल्यों से वंचित कर दिया जाए तो यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। आगे यह कहा गया है कि यदि शिक्षा को मूल्यों से वंचित कर दिया जाए तो यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि इसके परिणाम हमारे समाज में क्या होंगे। आगे यह दिखाया गया है। मिशेल फूको एक विद्वान थे, इन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में सत्ता ज्ञान अर्थात शिक्षा के रथ पर सवार होकर आती है। मिशेल फूको कहते हैं कि वर्तमान समय में जो सत्ता है, जो शासन की कुंजी है, वह शिक्षा के रथ पर सवार होकर ही आती है। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर वर्तमान में अगर सत्ता अगर शिक्षा या ज्ञान के रथ पर सवार होकर नहीं आ रही है तो समाज में वह सत्ता क्या कर सकती है, इसका उदाहरण आप आगे देखेंगे। अतः अगर शिक्षा मूल्य रहित हो तो सत्ता का स्वरूप भी विकृत होगा। इसे स्पष्ट हो रहा है कि यदि शिक्षा मूल्य रहित हो जाए तो जो सत्ता का स्वरूप होगा वह विकृत हो जाएगा। आगे अगर शिक्षा को एक साधन के रूप में अपनाया जाए तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम आने स्वाभाविक हैं। अगर शिक्षा को अगर एक साधन के रूप में देखा जाए कि शिक्षा एक साधन है तो इसके सकारात्मक परिणाम भी होंगे और इसके नकारात्मक परिणाम भी होंगे। दोस्तों अगर एक सुई है तो किसी को चुभोने के काम में भी आ सकता है और फटे वस्त्र को सीने के काम में भी आ सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि वह सुई कैसे व्यक्ति के हाथ में है। अगर एक
विनाशकारी व्यक्ति के हाथ में है तो वह किसी को कष्ट देने के कार्य आ सकता है, किसी सृजनात्मक व्यक्ति के हाथ में है तो किसी के फटी हुई वस्तुओं को सीने के काम में आ सकता है। तो दोस्तों अगर शिक्षा अगर एक साधन है तो यह इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम हो सकते हैं और यह इस पर निर्भर करेगा कि वह कैसे व्यक्ति के हाथ में वह शिक्षा है। आगे दोस्तों उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अनुचित मंशा से वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करे तो वह निश्चय ही विनाशकारी परिणाम लाएगा। अगर कोई अनुचित मंशा से मन से अगर कोई वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण कर ले तो आगे कहा गया है कि वह समाज में एक विनाशकारी परिणाम ला सकता है। दोस्तों हम आज देख रहे हैं कि आतंकवाद का जो आज स्वरूप है वह शिक्षित एक दैत्य के रूप में है। आज आतंकवाद शिक्षित दैत्य के रूप में क्यों है कि आप जितने आतंकवादियों को देख रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे आतंकवादी आज प्रवेश कर गए हैं जो उच्च शिक्षित हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर। यह क्या है? यही कारण है कि आज शिक्षा युक्त शैतान, आज अगर हम आतंकवाद को शिक्षा युक्त शैतान का अगर हम उदाहरण दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये जो लोग हैं अगर वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण कर लें तो यह समाज में विनाशकारी परिणाम ही लाएंगे। आगे कहा गया है आतंकवाद का वर्तमान स्वरूप शिक्षा युक्त शैतान का जीवंत उदाहरण है। इसका यह जीवंत उदाहरण है, वर्तमान में जो आतंकवाद का स्वरूप है यह शिक्षा युक्त शैतान का एक ज्वलंत उदाहरण है। यह मूल्यों का अंतर ही है कि कोई गांधी बनता है तो कोई हिटलर। दोस्तों यह मूल्यों का ही अंतर है, शिक्षा में आए मूल्यों का ही अंतर है कि कोई व्यक्ति उसमें गांधी बन जाता है और कोई हिटलर बनता है। कोई हिटलर एक विश्व शांति के लिए कार्य करता है तो दूसरा विश्व विनाश के लिए। एक जहां गांधी हैं वहां विश्व में अहिंसा और विश्व शांति के लिए कार्य करते हैं, वहीं हिटलर विश्व विनाश के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों शिक्षा दोनों ने पाया है, लेकिन एक की शिक्षा है वह मूल्यों से युक्त है और जो दूसरे की शिक्षा है वह मूल्य विहीन शिक्षा है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि यदि मूल्य विहीन शिक्षा हो तो यह किस तरह से यह शैतानी स्वरूप ले सकती है और सृष्टि का विनाश कर सकती है, इस विश्व से मानवता और मानव का विनाश कर सकती है। आगे हम देख रहे हैं इस प्रकार नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा जीवन को संतुलित एवं अनुशासित रखती है। आगे कहा गया है कि अगर नैतिक मूल्यों से अगर युक्त शिक्षा होगी तो जीवन को वह संतुलित और अनुशासित रखने का कार्य करेगी तथा एक बेहतर जीवन जीने के योग्य बनाती है। और इस प्रकार से नैतिक मूल्यों से युक्त जो शिक्षा होती है एक बेहतर जीवन जीने के योग्य बनाती है मनुष्य को। आज जब संपूर्ण विश्व संकट से गुजर रहा है, ध्यान दीजिएगा, आज जब संपूर्ण विश्व संकट से गुजर रहा है, आप जानते हैं यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, यूक्रेन संकट के बारे में, या भारत को ही अगर हम देखें विश्व में अगर न जाएं तो भारत और चीन, भारत और पाकिस्तान तमाम, या भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को ही देख लें तो अभी क्राइसिस से गुजर रहा है। तो दोस्तों आज संपूर्ण विश्व को हम देखें तो विश्व के सभी के सभी देश कहीं ना कहीं किसी न किसी संकट से प्रभावित हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज जब संपूर्ण विश्व संकट से गुजर रहा है, असंतोष और अशांति चरम पर है, हम देखें तो वैश्विक स्तर पर भी और हम देखें तो अपने देश में सामान्य स्तर पर भी, हम स्थानीय स्तर पर भी यह देखते हैं कि असंतोष और अशांति जो है वह चरम पर है। युवा भ्रमित एवं लक्ष्य विहीन है। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वह बेरोजगार है और एक तरह से कहें तो वह भ्रमित है और अपने लक्ष्य से विहीन हो गई है। भ्रष्टाचार और स्वार्थ रग रग में व्याप्त है। हम देखें तो प्रशासन और प्रशासन से लेकर आम स्तर तक भ्रष्टाचार और स्वार्थ जो है वह रग रग में व्याप्त है। ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था जर्जर स्थिति में है। ऐसे समय में नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। आगे दिखाया गया है कि नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा में क्यों जरूरी है। तो दोस्तों इसलिए जरूरी है कि इन सारे संकटों, जब विश्व संकट से गुजर रहा है, असंतोष और अशांति जब चरम पर है, युवा भ्रमित और लक्ष्य विहीन है, भ्रष्टाचार स्वार्थ रग रग में व्याप्त है और सामाजिक व्यवस्था जर्जर स्थिति में है, ऐसे समय में नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है। नैतिकता से युक्त शिक्षा मिलनी ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इन सारे संकटों का कोई समाधान नजर नहीं आता। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि जब भी आप आईएएस या स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां एक चौथा जो पेपर होता है एथिक्स का पेपर होता है। कारण क्या है वहां एथिक्स देने का? कारण यही है कि भले आप विद्यालय
जो आपने शिक्षा ग्रहण किया है, आपने वहां कितनी नैतिकता ग्रहण की है हम यह नहीं जानते हैं। आप हमारे इस एग्जाम में अपनी नैतिकता को साबित करके दिखाएं कि आपके अंदर कितनी नैतिकता है। दोस्तों, इसके बावजूद जो हमारी नैतिकता है या शासन प्रशासन में पहुंचे हुए लोगों की जो नैतिकता है वह केवल किताबी नैतिकता है, दैनिक जीवन में उनमें नैतिकता का अभाव है। इसका समाधान आगे दिखाया गया है दोस्तों इस निबंध में। इसलिए आवश्यक है कि हम सब नैतिक मूल्यों को अपनाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। स्पष्ट है कि हम नैतिक मूल्यों को अपनाएं और अपने साथ साथ इस संपूर्ण विश्व को एक बेहतर जीवन दें। आगे, फ्रांसीसी क्रांति के नेता दांते ने कहा था, रोटी के बाद शिक्षा जीवन में सबसे मूल्यवान है। रोटी के बाद अगर सबसे जरूरी अगर जीवन में कुछ चीज है तो कहते हैं कि वह शिक्षा है। हमारे यहाँ तो नारा कभी था कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के नेता दांते कहते हैं कि नहीं, रोटी के बाद हमें तुरंत शिक्षा चाहिए। बाकी चीजें तो हम प्राप्त कर लेंगे, मकान और कपड़ा तो हम प्राप्त कर लेंगे शिक्षित होने के बाद, लेकिन हमारे यहाँ सरकार का फोकस शिक्षा से पहले कपड़ा और मकान पर होता है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे मूल्यवान है भोजन के बाद, तत्काल बाद शिक्षा की। कारण क्या है कि जहाँ रोटी जैविक जीवन के लिए अनिवार्य है, वही शिक्षा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जीवन के नैतिक मूल्यों के लिए अनिवार्य है। दोस्तों, जहाँ रोटी हमारे जैविक जीवन के लिए जरूरी है, वही नैतिक शिक्षा सामाजिक और सांस्कृतिक तथा जीवन में नैतिक मूल्यों के लिए जरूरी है। आगे, मिर्जा गालिब के शब्दों में आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। यह बात मिर्जा गालिब के शब्दों में हम और स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी को आज यह भी मयस्सर नहीं है कि वह इंसान हो पाए। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं इंसान और आदमी एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ अलग करके दिखाया गया है। इंसानियत होने पर ही कोई आदमी इंसान हो सकता है। अगर इंसानियत नहीं है तो फिर वह इंसान नहीं है, वह क्या है? आदमी है। कहने का आशय यह है कि आदमी इंसान तभी बनता है जब उसमें इंसानियत पैदा होती है, अर्थात आदमी इंसान तभी कहलाने का हक वह रखता है जब उसमें इंसानियत हो। अगर उसमें इंसानियत नहीं है तो फिर वह इंसान नहीं है। यानी जब वह एक सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी बन जाता है, उसमें मूल्यों की स्थापना हो जाती है, तब वह इंसान कहलाता है। यानी कोई भी व्यक्ति या आदमी जब वह सामाजिक और सांस्कृतिक प्राणी बन जाता है, उसके अंदर मूल्यों की, मानवीय मूल्यों की जब स्थापना हो जाती है, तब वह इंसान या मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है, वरना वह केवल एक आदमी है या फिर वह मानव है। ऐसा आसानी से नहीं होता और इंसान बनना या मनुष्य बनना यह आसान नहीं है। कारण क्या है कि हर आदमी इंसान नहीं बन पाता, क्योंकि वह अपने जीवन मूल्य विकसित नहीं कर पाता। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन मूल्यों को विकसित नहीं कर पाता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति इंसान नहीं बन पाता है, और इंसान न होना ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी दुविधा और सबसे बड़ा संकट है। आगे, इसीलिए मूल्य और शिक्षा का प्रश्न सदैव प्रासंगिक और अनिवार्य बना रहेगा। यही कारण है कि जब भी मूल्य और शिक्षा की बात होगी, यह सदैव प्रासंगिक और अनिवार्य बना रहेगा, क्योंकि इंसान बनना एक सतत प्रक्रिया है और शिक्षा एक माध्यम है। कारण यह है कि इंसान जो बनने की प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और शिक्षा इस प्रक्रिया की एक माध्यम है जिससे हम इंसान बन सकते हैं। आगे, अतः नैतिक मूल्यों की महत्ता को स्वीकार करते हुए व्यक्ति एवं समाज के स्तर को उत्कृष्टता के उस शिखर पर ले जाना। ध्यान दीजिएगा, अतः नैतिक मूल्यों की महत्ता को स्वीकार करते हुए व्यक्ति और समाज के स्तर को उत्कृष्टता के उस शिखर पर ले जाना। किस शिखर पर? जहां क्षमा हो, दया, सहयोग, श्रम, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, सहनशीलता, उत्तरदायित्व, देशभक्ति एवं विश्व बंधुत्व जैसी भावनाओं के साथ साथ सत्यता के सिद्धांतों तथा मानवीय जीवन मूल्यों को मनसा वाचा कर्मणा से होते हुए सत्यम शिवम सुंदरम तक पहुंचना नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा का परम उद्देश्य है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
हम मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को उत्कृष्टता के उस शिखर पर हमें ले जाना है जहां उसके अंदर क्षमा हो, दया की भावना हो, सहयोग की भावना हो, श्रम यानी कर्मठता हो, कार्य करने की क्षमता हो, उसके अंदर एक मानवीय प्रतिष्ठा हो, ईमानदारी हो और सहनशीलता तथा व्यक्ति के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति और देश के प्रति उत्तरदायित्व हो, उसके अंदर देशभक्ति हो और इन सब के बावजूद उसमें विश्व बंधुत्व जैसी भावना हो जो भारतीय संस्कृति की घोतक है, जिसमें आप कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। अगर ऐसी भावनाओं के साथ साथ सत्यता के सिद्धांतों तथा मानवीय जीवन मूल्यों को अगर समाविष्ट करते हुए मन से, वचन से तथा कर्म से यानी मनसा वाचा कर्मणा से यानी प्रत्येक व्यक्ति मन से और वचन से तथा कर्म से होते हुए सत्यम शिवम सुंदरम तक अगर पहुंच रहा है तो यह ऐसा पहुंचना नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा का यह परम उद्देश्य है। यानी इन सारे गुणों को समाहित करते हुए जो भी हमारे नैतिक मूल्य हैं, यह मन से, कर्म से और वचन से यानी तीनों स्तर पर हम इसे शामिल करते हुए इन सारे गुणों को सत्य, शिव और सुंदरम तक पहुंच सकते हैं। और यही शिक्षा का परम उद्देश्य है, जो नैतिक शिक्षा का भी उद्देश्य है। जैसा कि खेल है नैतिक मूल्यों का सारा, इसमें बहती एक जीवन धारा, जैसा कि अगर कहें तो खेल है नैतिक मूल्यों का सारा, यानी जितना भी नैतिक मूल्यों का खेल है इसमें बहती जीवन धारा। इन सारे खेलों में, इन सारे उपकरणों में जितने भी हैं, जिसमें क्षमा, दया, सहयोग, श्रम, प्रतिष्ठा, उत्तरदायित्व, देशभक्ति और विश्व बंधुत्व जैसी जितनी धाराएं हैं, इसमें एक जीवन की धारा बहती है जहां सारे लोग एक जैसे होते हैं। वर्तमान में इस प्रकार हम देखें तो वर्तमान में मनुष्य और समाज के सामने जो संकट हैं और शिक्षा के समक्ष जो चुनौतियां हैं, उन्हें हल करने के लिए मूल्यपरक शिक्षा देने की एक तार्किक, वैज्ञानिक, जनतांत्रिक दृष्टिकोण वाली शिक्षा पद्धति विकसित करना अनिवार्य है। दोस्तों, यह मूल्यपरक शिक्षा या नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा कैसे हो पाएगी, यह कैसे संभव है? तो दोस्तों, इसके लिए तार्किक, वैज्ञानिक तथा जनतांत्रिक दृष्टिकोण से युक्त शिक्षा पद्धति का विकास किया जाना जरूरी है, जिससे आलोचनात्मक, विवेक से संपन्न, सृजनशील और सामाजिक सरोकारों से युक्त समाज का विकास हो सके। कारण क्या है कि आज हम आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, चाहे वह शासन हो या कोई भी व्यक्ति हो, अपनी आलोचना को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। लेकिन शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें आलोचना करना भी सिखाए और आलोचना को की सहन शक्ति भी हमें पैदा करे। तो दोस्तों, जिससे आलोचनात्मक विवेक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विवेक से संपन्न, सृजनशील और सामाजिक सरोकारों से युक्त समाज का विकास हो सके। हमारी जो आलोचना हो सृजनशील हो, न कि किसी की शिकायत या निंदा करने के लिए हम आलोचना करें। हम आलोचना करें तो उसे आगे बढ़ाने के लिए करें, और सामाजिक सरोकारों से युक्त अगर वह आलोचना हो तो दोस्तों एक सुंदर समाज का निर्माण इससे किया जा सकता है। आगे हम देखें तो नैतिक शिक्षा का सिर्फ पाठ्यक्रमों में स्थान देने से विशेष सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती। यह सच है कि हम नैतिक शिक्षा को अगर पाठ्यक्रमों में शामिल कर दें और सोचें कि इससे व्यापक परिणाम हमें मिल जाएंगे, तो दोस्तों इससे कोई सकारात्मक अपेक्षा नहीं की जा सकती है, जिस स्तर पर सकारात्मकता हमें दिखनी चाहिए। कारण क्या है कि सिर्फ हम पाठ्यक्रमों में अगर नैतिक शिक्षा को स्थान दे देंगे और समाज में उसे स्थान नहीं देंगे तो उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। क्योंकि बालक घर में जितना पढ़कर नहीं सीखता है उतना करके सीखता है। जब उससे बड़े लोग जो करते हैं या समाज जो करता है, वह जो देखता है, उससे सबसे अधिक बालक प्रभावित होता है। तो दोस्तों, सिर्फ हम इसे पाठ्यक्रमों में शामिल कर दें नैतिक मूल्यों को, नैतिक शिक्षा को, इससे विशेष सकारात्मक लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, बल्कि शिक्षा स्वयं जीवन है। दोस्तों, कहा भी गया है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है। कारण यह है कि हम जीवन के प्रत्येक क्षण में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यानी यहाँ तक जब हम मृत्युशैया पर भी होते हैं, वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, वहां भी हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तभी तो कहा गया है कि मनुष्य अंतिम समय तक विद्यार्थी ही रहता है। तो दोस्तों, शिक्षा एक
जीवन की तैयारी नहीं है, अपितु स्वयं जीवन है। अतः इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि शिक्षा में नैतिक मूल्यों के समावेश के लिए केवल पाठ्यक्रम में ही उसे शामिल करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नैतिक मूल्यों को समाविष्ट करना आवश्यक है, और तभी हम अपने उद्देश्य में या शिक्षा अपने उद्देश्य में सफल हो सकती है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि शिक्षा जीवन के लिए है, न कि जीविका के लिए। यहाँ हमें यह ध्यान रखना चाहिए, या ध्यान रखने योग्य यह बात है कि शिक्षा जीवन के लिए है, जीविका के लिए नहीं है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि वर्तमान में शिक्षा जीविका के लिए बना दी गई है, जीवन के लिए नहीं है। तो दोस्तों, जब शिक्षा जीविका के लिए होगी तो फिर नैतिकता और नैतिक मूल्यों की बात ही बेमानी हो जाएगी। यही कारण है कि जब हम नैतिक मूल्यों की शिक्षा में बात करते हैं तो शिक्षा जीवन के लिए होती है, न कि जीविका के लिए होती है। आगे, इसके बावजूद नैतिक मूल्य आरोपित कानून से छोटे हैं। ध्यान दीजिएगा, इन नैतिक मूल्य समाज में इतने बड़े रोल प्ले करते हैं, इतने बड़ी उनकी भूमिका है, इसके बावजूद जो नैतिक मूल्य हैं वह सरकार द्वारा आरोपित जो मूल्य हैं उनसे छोटे दिखाई देते हैं। कैसे? इसे विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं है। किसी भी नैतिक मूल्य का विधि का संरक्षण प्राप्त नहीं है। आप अपने अध्यापक का पैर छुएं न छुएं, इस पर कानून कुछ नहीं कहता। आप नहीं छुएंगे, इसके लिए कोई किसी दंड का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, जो नैतिक मूल्य है इसे विधि का संरक्षण नहीं दिया गया है। विधि द्वारा जो आरोपित कानून है उनसे नैतिक मूल्य छोटे हैं। यही कारण है कि नैतिक मूल्यों का पतन लगातार जारी है, उसका ह्रास लगातार हो रहा है। जबकि ये व्यक्ति और समाज के उच्चतम हित पोषण करते हैं। लेकिन अगर नैतिक मूल्यों की बात की जाए तो वह कानून द्वारा जो पोषित मूल्य हैं उनसे ये बड़े मूल्य साबित होते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति और समाज के उच्चतम हितों का पोषण करते हैं। इसके लिए शिक्षा के अंतर वस्तु और स्वरूप में बदलाव करना होगा। अगर यह सब कुछ हमें देखना है, नैतिक मूल्यों को अगर जीवन में हमें समाविष्ट करना है, तो इसके लिए शिक्षा के अंतर वस्तु और स्वरूप दोनों में बदलाव करने की आवश्यकता होगी। शिक्षा को वास्तव में मनुष्य के सर्वोत्तम गुणों का वाहक बनना होगा। इसके लिए शिक्षा जो है उसे मनुष्य के जो सर्वोत्तम गुण हैं उनका वाहक बनना होगा, तभी यह अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगी। तभी जो शिक्षा है अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगी। आगे दोस्तों, ध्यातव्य है कि नैतिक मूल्य किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो नैतिक मूल्य होते हैं वो किसी धर्म विशेष पर आधारित नहीं होते हैं। नैतिक मूल्य सार्वभौमिक मूल्य हैं, यह एक सर्वकालिक मूल्य है। लेकिन धर्म में जो सार्वभौमिक सत्य और चरित्र सुधार है वह नैतिक शिक्षा में प्रतिबद्ध है। लेकिन धर्म में जो सार्वभौमिक सत्य है और जो चरित्र सुधार पर जो जोर दिया जाता है वह नैतिक शिक्षा में हमें दिखाई देता है। सच कहा जाए तो वेदों, पुराणों, कुरान, बाइबिल जैसे धर्म ग्रंथों में वर्णित कर्तव्य की भावना धार्मिक शिक्षा न होकर नैतिकता के सिद्धांत हैं। अगर देखा जाए तो वेदों में या किसी भी धार्मिक ग्रंथों में जो नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जो चरित्र को उत्तम बनाने के जितने सारे गुण बताए गए हैं, जो हमें चरित्र को या व्यक्तित्व को विकसित करने के जितने सारे गुण प्रदान किए गए हैं, ये सब के सब धार्मिक शिक्षा न होकर के नैतिकता के ही सिद्धांत प्रतीत होते हैं। ये सब के सब नैतिकता के सिद्धांत हैं जिन्हें धार्मिक जामा पहनाया गया है। ये अच्छे तथा बुरे कार्यों के मध्य अंतर पैदा करने वाले मानक हैं। ये धर्म के अंदर या धार्मिक ग्रंथों के अंदर जितनी भी नैतिक मूल्य समाविष्ट किए गए हैं, यह अच्छा और बुरा क्या है इसके अंतर को पैदा कर, इसके बीच अंतर दिखाने वाले ये मानक हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, क्या बुरा है क्या भला है, इसके मध्य जो अंतर पैदा करना होता है उसके ये मानक है, जो ये नैतिक सिद्धांत है उसके मानक है। क्योंकि इन्हीं नैतिक मूल्यों के द्वारा समाज मनुष्य के व्यवहार तथा कार्यों को नियंत्रित करता है। कारण क्या है कि जो नैतिक मूल्य धर्म ग्रंथों में दिखाए गए हैं उन्हीं के द्वारा जो समाज होता है वह मनुष्य के व्यवहार तथा कार्यों को नियंत्रित करता है।
दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ धर्म को लाना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि धर्म के द्वारा ही व्यक्ति सबसे अधिक नैतिक होता है, उसी से वह नैतिकता सीखता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम अपने पिता का पैर छूते हैं तो दोस्तों यह हमें कानून नहीं बताता है, यह हमें धर्म ही बताता है, या धार्मिक शिक्षा द्वारा या सामाजिक शिक्षा द्वारा ही हमें ग्रहण कर पाते हैं कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। कानून यह नहीं बताता कि आप बड़ों का सम्मान करें या उल्लंघन करते हैं तो उसका क्या होगा, हम पिता का पैर छुए न छुए, कानून इस पर मौन है, कानून इस पर कोई सजा का प्रावधान नहीं करता है। लेकिन जो समाज है इस पर सजा का प्रावधान करता है। वह सजा कैसे देता है, आपकी उपेक्षा करके देता है, आपकी निंदा करके देता है कि फला व्यक्ति जो अमुक व्यक्ति है या जो फला व्यक्ति है अपने पिता का सम्मान नहीं करता है, वह अच्छा नहीं है। तो दोस्तों जो समाज होता है यह दो हथियारों अच्छाई और बुराई के द्वारा यह नियंत्रित करता है मनुष्य के व्यवहार और चरित्र को। आगे नैतिक मूल्यों का किसी भी समाज के उन्नति तथा पतन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यही कारण है कि नैतिक मूल्य का किसी भी समाज के उत्थान तथा पतन में महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि स्वार्थ नीति करती अहित नैतिक मूल्य से होता हित। कारण है कि स्वार्थ की जो नीति होती है वह हमेशा अहित करती है, हमेशा बुरा ही करती है, लेकिन नैतिक मूल्य हमेशा हित ही करते हैं, हमेशा कल्याण ही करते हैं। निष्कर्षतः दोस्तों निबंध की जो भूमिका है, भूमिका के बाद जो मुख्य भाग है वह मुख्य भाग आकर निबंध का मुख्य भाग यहाँ समाप्त होता है। अंत में हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और देखते हैं निष्कर्ष क्या है। दोस्तों निष्कर्षतः आज मानव इतिहास अपने सबसे चुनौतीपूर्ण संक्रमण काल से गुजर रहा है। दोस्तों हम आज देखें तो आज जो मानव का इतिहास है वह सबसे चुनौतीपूर्ण और संक्रमण के काल से गुजर रहा है। संक्रमण का काल वह है कि संक्रमण, सबसे पहले दोस्तों हम संक्रमण समझे तो होता क्या है। दोस्तों आप जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं या आप जिस घर में रहते हैं उसके दरवाजे पर पहुंचिए और एक पैर दरवाजे के अंदर और दूसरा पैर दरवाजे के अंदर अभी होने वाला हो, यानी दरवाजे के जो मुख्य की जो स्थिति है और आप जब अंदर से बाहर या बाहर से जब अंदर होने की जब आप स्थिति में होते हैं और आपकी स्थिति ना अंदर की होती है ना बाहर की होती है, वह स्थिति संक्रमण की कहलाती है। तो दोस्तों आज का जो मानव का इतिहास है वह इसी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। हम एक तरफ अपने स्वर्णिम इतिहास भी लिख सकते हैं और दूसरी तरफ हम ऐसे काले अध्याय में भी जा सकते हैं जहां हमारा पतन भी हो सकता है। दोस्तों तो आज मानव का इतिहास अपने सबसे चुनौतीपूर्ण संक्रमण काल से गुजर रहा है। मानव सभ्यता यहां से एक लंबी सार्थक छलांग लगा सकती है। दूसरे पहली ओर मानव की जो सभ्यता है एक लंबी सार्थक छलांग लगा सकती है तो आत्मघाती राह पर स्वयं का विनाश भी कर सकती है। वही आत्मघाती राह पर यह बढ़ करके मानव सभ्यता स्वयं का विनाश भी कर सकती है। दोस्तों आप स्वयं देखिए, हिरोशिमा नागासाकी आपके सामने उदाहरण के रूप में है। आज आप जानते हैं कि इतने परमाणु बम रखे हैं कि पूरी पृथ्वी का कई बार विनाश किया जा सकता है। तो दोस्तों मानव सभ्यता वहां भी पहुंच चुकी है कि वह स्वयं का विनाश भी कर सकती है। और आप यह भी जानते हैं कि मानव सभ्यता यह पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों तक वह पहुंच रही है। तो दोस्तों एक तरफ मानव सभ्यता सार्थक छलांग लगा रही है तो दूसरी ओर वह स्वयं के विनाश की ओर भी बढ़ रही है। तो यही कारण है कि आज की जो मानव सभ्यता है वह चुनौतीपूर्ण संक्रमण काल से गुजर रही है। ऐसे समय में जीवन के नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा प्रकाश स्तंभ की तरह आगे की राह दिखा सकती है। दोस्तों ऐसे समय में जब हम दुविधापूर्ण माहौल में जी रहे हैं, एक द्वंद्व में जी रहे हैं, ऐसे समय में नैतिक मूल्यों से युक्त जो शिक्षा है वह एक प्रकाश स्तंभ की तरह हमें आगे की राह दिखा सकती है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या होना चाहिए। सभ्यता और संस्कृति को बचा सकती है और इस प्रकार से नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा हमारी सभ्यता और संस्कृति को बचा भी सकती है। अब यदि समाज संकीर्ण स्वार्थों से परे उच्चतर नैतिक मूल्यों की राह पर सचेत होकर आगे नहीं बढ़ा तो वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण जीवन जगत आसन्न खतरों से घिर जाएगा। अंत में दोस्तों जो निष्कर्ष है, उपसंहार है, यह एक आसन खतरों से आगाह करती हुई यह समाप्त हुई है कि अगर हम अब नहीं सुधरे तो फिर हम कभी नहीं सुधर पाएंगे। अर्थात यदि समाज संकीर्ण स्वार्थों से परे यानी आगे जाकर उच्चतर नैतिक मूल्यों के राह पर सचेत होकर आगे नहीं बढ़ेगा तो वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण जीवन जगत या संपूर्ण जीवन और यह संपूर्ण
जो ब्रह्मांड है यह आसन्न खतरों से घिर जाएगा और मानवता एक खतरे में आ जाएगी। तो दोस्तों ऐसे समय पर ध्यान दीजिए, शिक्षा और शिक्षा से संबंधित जो नैतिक मूल्य है, जीवन से संबंधित जो नैतिक मूल्य है, यह जरूरी हो जाते हैं और शिक्षा में उनका समावेश आवश्यक हो जाता है। अंत में दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सारे निबंध अपने पीडीएफ फॉर्म में और सारी कक्षाएं एक जगह पर परीक्षा मंथन ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप पर उपलब्ध है। आप यहां जाकर पीडीएफ फॉर्म में सारे निबंध डाउनलोड कर सकते हैं, सारे निबंध एक साथ देख सकते हैं। यह निबंध बिल्कुल कम मूल्य पर 99 रुपए में आपको उपलब्ध है। तो दोस्तों यहां आकर के सारे निबंध आप देख भी सकते हैं और पीडीएफ उसका डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी के साथ यह क्लास देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।